अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लाए हैं, एक लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस। विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने आई एम बुद्धा, अर्बन नेक्सल, ताशकंद फाइल्स और हमें बेशुमार ज्ञान की चीजें दी हैं। विवेक जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड नमस्ते। थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू। आपसे मेरे ख्याल से पूरा एक साल हो गया। आई थिंक लास्ट टाइम लगभग तकरीबन इसी वक्त मिले थे वहां पे लंदन में, तो बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू सर। और हम उम्मीद कर रहे थे उस वक्त कि आपकी कश्मीर की फिल्म आ जाएगी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वो चीज रुक गई है। हाँ, हम लोग एक्चुअली मार्च 15 को निकल रहे थे कश्मीर शूट करने के लिए, और बंबई में मैंने पूरे इंडिया में 18 तारीख से लग गया लॉकडाउन, तो उसको पोस्टपोन करना पड़ा। पर अब 18 अब दिसंबर फर्स्ट वीक में शुरू कर रहे हैं। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर हम। हाँ, अर्ली नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगी। विवेक जी, आपके लिए वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन आपके टाइम को देखते हुए मैंने कुछ सवाल काट दिए हैं। मैं शुरू करूंगा। भारत में एक फ्रांस में जो हालात हैं उसके हवाले से भारत की सरकार ने सपोर्ट किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट को, लेकिन हम देखते हैं कि भोपाल में और भारत में मुसलमान जो हैं वो कंडेमनेशन कर रहे हैं, फ्रांस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने अपनी कल की ट्वीट में भारत के मुसलमानों को मशवरा दिया है कि इट्स टाइम फॉर एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम्स, स्पेशली दोज इन इंडियन गवर्नमेंट, टू ओपनली एंड असर्टिवली स्पीक अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म। आप इस बारे में क्या, हम मुसलमानों को, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को क्या इस हवाले से मशवरा देंगे? नहीं, मुसलमानों ने कोई भी जो जो सांस लेता है और कोई भी जो सोच सकता है, तो ये काबिलियत तो सिर्फ इंसानों को है, जानवरों को नहीं। तो उन सबको मेरी हिदायत यही है कि कोई भी कत्लेआम, कोई भी वायलेंस, कोई भी टेररिज्म वो गलत है और इसके अगेंस्ट बोलना ही चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जैसे हिंदुस्तान में कुछ हुआ, दो लोग लड़ पड़े मेरे मोहल्ले में, समझिए किसी ने किसी लड़की को छेड़ा और लड़कों ने पिटाई कर दी, किसी को बहुत मारा, हाथ पांव टूट गए। उसका हमेशा हम लोग बहुत विरोध करते हैं। कई गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें दो लोग लड़ने लगते हैं, हम कहते हैं लेट लॉ एंड ऑर्डर टेक इट्स कोर्स। आप काहे को बीच में कर रहे हैं ये काम? तो उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ते हैं। पर मैंने देखा है जब टेररिज्म की बात आती है तो मैंने देखा है कि हिंदुस्तान, बाकी दुनिया के बिहाफ पे नहीं बोलूंगा, सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूंगा। फिल्म इंडस्ट्री है, बाकी सारे तबके आज तक कभी किसी व्यक्ति को उसके अगेंस्ट बोलते आज तक नहीं देखा। क्यों नहीं बोलते भाई? जब आप बोलेंगे, एक तरफ तो आप कहते हैं कि नहीं भाई ये टेररिज्म इस्लामिक नहीं है, ये तो क्रिमिनल लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अरे तो आप क्राइम के अगेंस्ट बोलिए, क्राइम के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? इवन जावेद साहब जैसे पढ़े लिखे लोग उसको इंटेलेक्चुअल तरीके से घुमा फिरा के बिहाइंड द बुश बोलते हैं, डायरेक्टली कभी नहीं बोलते। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर आप उसको इमोशनल और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देंगे तो वो चीज तो पनपेगी। आप बताइए, भोपाल में तो मैं अभी भोपाल में शूटिंग कर रहा था। अरे भाई, अभी एक हफ्ते पहले आया हूं वहां से, मैं भोपाल का ही रहने वाला हूं। भोपाल के मुस्लिम लोगों में अगर 100 लोगों से आप बात करेंगे, उनमें एक आदमी ये बता दे फ्रांस का कौन है प्रेसिडेंट, तो मैं मान जाऊं उसको। उनसे ये पूछे, पहली बात तो फ्रांस डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप, उनको ये भी नहीं पता होगा। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो तो हुजूम में खड़े हो गए, इसलिए खड़े हो गए क्योंकि उनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम प्रोफेसर्स हैं, मुस्लिम आर्टिस्ट हैं, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, इन सब लोगों को कड़ी से कड़ी आवाज में उन सब मुस्लिमों की निंदा करनी चाहिए जो भोपाल में खड़े हो रहे थे, या जो भिंडी बाजार में या गुजरात में नीचे मैक्रोन की फोटो लगा के अपने छोटे छोटे बच्चों से उस पर कह रहे थे थूको, उस पर लात मारो। ये गलत है, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया। लेकिन आप एक तरफ जब ये कह रहे हैं तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम मुसलमान पैदा होते ही बचपन से मदरसों में पढ़ते हैं।
अब मदरसों में जो हमें कुरान सिखाया जाता है उसमें पहला सबक ये सिखाया जाता है कि आपका फर्ज है कि जितने भी काफिर हैं उनको मुसलमान करें, क्योंकि वो जन्नत में जाएंगे, और आपका फर्ज है कि उनको मुसलमान करें। आपके हिंदुस्तान की हजारों मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के बाद दुआ ये मांगी जाती है कि या अल्लाह इन काफिरों को बर्बाद कर, नीस तो नाबूद कर। तो फिर आप कैसे ट्रेन करेंगे इन मुसलमानों को, जबकि हमें बेसिकली ये अंदर सिखाया जाता है, अंदर ये चीज डाली जाती है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये मदरसों को बंद करना चाहिए? आसाम में अभी ऐसा हुआ कि सरकारी फंडिंग बंद कर दी है, लेकिन प्राइवेट फंडिंग जारी है। अमीर अमीर मुसलमान जन्नत में जाने के चक्कर में चंदे देता है और मदरसे चलाता है। मस्जिद का काम है नमाज पढ़ना खाली, लेकिन मस्जिद में लेक्चर दिए जाते हैं 2-2 घंटे के तबलीगी जमातें आके। किस तरह आप इसको हैंडल करेंगे? क्या मदरसों को जारी रहना चाहिए? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जो पढ़ने की जगह है, जिस नॉलेज को, एजुकेशन से हम इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं, और जो लोग जन्नत जाना चाहते हैं वो इसी जमीन को जहन्नुम बनाने में लगे हुए। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द कई सारी मस्जिदें, और इनमें जुम्मे के जुम्मे दिन जो है लंबे लंबे लेक्चर चलते हैं, 1.5-2 घंटे के। अगर कोई उनको सुने, बच्चे सुनते ही होंगे, उनका दिमाग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर उनका दिमाग वायलेंट हो जाता है। क्या वो फंडामेंटलिस्ट बनने लगते हैं। तो कल फ्रांस जाता है, इंग्लैंड जाता है कहीं पे, और वो देखता है वहां तो औरतें अलग तरह से बिहेव करती हैं, जो वो यहाँ सीख के आया वो तो अलग है, वो कल्चर शॉक है, उसको लगता है कि अब इनको मारो। दूसरी चीज, उनके दिमाग में जहर ये घोला जा रहा है कि सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। वो बच्चा बड़ा हो रहा है ये सीख के कि सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है और इनको मारो, सब काफिर है। ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है एंटी साइंस, अभी मैं आरिफ भाई कश्मीर फाइल्स बना रहा हूं तो बड़ा रिसर्च किया उसमें मैंने। अब आप ये देखिए ये क्यों हुआ कश्मीर में कि इतने सारे हिंदुओं को मारा, चलिए वो तो फिल्म में हम बात करेंगे, पर इंसानों को मारा गया क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि कश्मीर के जितने मदरसे थे वहां पे साइंस पढ़ाना गुनाह माना जाता था, साइंस पढ़ाते नहीं थे। उन बच्चों को दिन भर बस कलमा पढ़ाते रहते थे। उनको ये पढ़ाते थे कि कश्मीर के 3 नेबर्स हैं, 4 नेबर्स हैं, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अब उस बच्चे को आपने ज्योग्राफी ही गलत पढ़ा दी, हिस्ट्री ही गलत पढ़ा दी, साइंस उसको पढ़ाई नहीं, तो क्या बनेगा? तो ब्रेन वॉश करके तो आप उसको स्टोन पेल्टर बनाइए, ब्रेन वॉश करके उसको सुसाइड बॉम्बर बनाइए, और आज वही बच्चा जो है आगे चल के टेररिस्ट बनता है। और अगर उसकी लोग तारीफ करेंगे तो वो ग्लोरीफाई हो रहा है, उसको तो लग रहा है जैसे कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है। आज जिस बंदे ने फ्रांस में उस टीचर का गला काटा है उसको हीरो बना दिया गया है, तो बाकी बच्चे तो से इसी तरह से इंस्पायर होंगे जैसे हिंदुस्तान में सलमान खान से इंस्पायर होकर लोग गाड़ी चलाते हैं, रैश और एक्सीडेंट करते हैं। ये आज हालत। तो मदरसा रिफॉर्म्स होनी चाहिए। देखिए, मदरसा को रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, मदरसा को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। रिफॉर्म नहीं, उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म मतलब उसको वही एजुकेशन देना पड़ेगा जो बाकी बच्चों को मिलता है दुनिया में। अगर उसको आप स्पेशल देंगे, आप कहेंगे कि नहीं तुम पहले कुरान पढ़ो बाद में साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो, तो वो उस हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस को सब उसी नजर से देखेगा। पहले तो वो ये कहेगा सब काफिर हैं। तो उस बच्चे को जो एजुकेशन है वो मौलवी क्यों दे? हमारे हिंदुओं के बच्चे जो हैं उनको पित लोग थोड़ी देते हैं। मेरे तो जो प्रिंसिपल थे वही मुस्लिम थे, एक क्रिश्चियन थे, और हिंदुस्तान के अलग अलग तबकों से आए थे। वो पढ़ाने से मतलब था उनको, उनकी जात पात धर्म से क्या लेना देना था। पर यहाँ जब धर्म में इन चीज बन जाती है, जब वो टोपी पहन के जाता है, तो सबसे पहले वो एक मुसलमान बच्चा मुसलमानियत का एजुकेशन ले रहा है। वो एजुकेशन नहीं ले रहा है, वो मुसलमानियत सीख रहा है। और वो मुसलमानियत जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वो और कट्टर और फंडामेंटलिस्ट होती जा रही है। ना तो मैं मुसलमान के अगेंस्ट हूं, ना मैं इस्लाम के अगेंस्ट हूं, ना मैं कुरान के अगेंस्ट हूं। मैं इन तीनों चीजों के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन उसका मिसयूज जो हो रहा है दुनिया में टेररिज्म बढ़ाने के लिए, मैं उसके अगेंस्ट हूं। जो औरतों को दबाने का और
औरतों की आजादी छीनने का जो रहा है मैं उसके अगेंस्ट हूं। और जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो एक डोमिनेशन करने की जो कोशिश हो रही है पूरी दुनिया में, मैं उसके अगेंस्ट हूं। विवेक भाई, आपसे एक बहुत ही जरूर मुद्दे पे एक बात आपसे पूछनी है, क्योंकि देखें आप एक इंस्पायरेशनल पर्सनालिटी हैं और यंग जनरेशन आपको बहुत फॉलो करती है। एक बड़ा सीरियस इशू है लव जिहाद का। एक लड़की है आरजू, 13 साल की क्रिश्चियन लड़की है, पाकिस्तान में उसको 44 साल का एक बुढ़ा अगवा करता है, रेप करता है, उससे शादी करता है, उसको कन्वर्ट करता है, और कल सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, 13 साल की लड़की, और उसने शादी भी अपनी मर्जी से की है। यही चीज हिंदुस्तान में तो जगह जगह हो रही है। निकिता तोमार, एक लड़की को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की गई और सड़क पर खड़े होकर गोली मार दी। आज की यंग जनरेशन, खास तौर पे यंग लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगे कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज नॉट अलाउड। तो आप आज की यंग लड़कियों को क्या मैसेज देंगे कि वो क्यों इस तरह अंधेपन में जाके ऐसे फैसले करती हैं? देखिए, अगर मैं बंबई दिल्ली में बड़ा हुआ होता या कॉन्वेंट एजुकेटेड होता तो मैं शायद इस बात को नहीं मानता कि लव जिहाद नाम की कोई चीज है। लेकिन मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ और मेरे बड़े मुस्लिम लड़के दोस्त थे, तो तब हमको इतनी अकल नहीं थी कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन एक बात तो तय थी, ये सबको पता था कि जो जो हमारे दोस्त थे वो लोग इसमें चैलेंज मानते थे। उनको भी नहीं पता था वो क्यों कर रहे हैं, पर वो चैलेंज मानते थे इस बात को कि कितनी हिंदू लड़कियों को वो लोग पटाना शब्द यूज करते हैं वहां, यानी उनको फंसा के उनको कन्वर्ट करा दे, और उसमें बड़ा गुरूर उनको होता था। और जो लड़का हिंदू लड़की को फंसा ले, उस लड़के की वो बढ़ जाती थी शान। अब ये कल्चरल चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, पर तब हम लोगों को कोई ऐसा उसको लेके ज्यादा समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे फिर कॉलेज में गया तो समझ में आने लगा। और जब भी इस विषय में बात की जाती थी तो लोग कहते थे, अरे ये तो सेकुलरिज्म है, अच्छा है, दो धर्म आपस में मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे परिवार में बहुत सारे लोगों ने, मेरे तो भाई ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी, और अभी मेरे फैमिली में 2-3-4 और लोग हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान की और हिंदुस्तानी मुस्लिम लड़कियों से शादी की है, और उल्टा भी हुआ, हमारी लड़कियों ने भी उनसे की है। लेकिन उनमें से किसी ने अपना धर्म नहीं चेंज किया। जो बिलीव करते हैं, क्योंकि जिस लड़की से आपने प्यार किया है, उसे प्यार तो तभी किया था जब वो एक सर्टेन फेथ के साथ थी। अब प्यार हो गया तो आप उसको गुलाम बना के चेंज। तो हिंदुस्तान में ये एक पावर प्ले है, ये पावर की पॉलिटिक्स है, ये रिलीजियस पॉलिटिक्स है, ये रिलीजियस वॉर है, जिसमें आप यूपी में देखिए जगह जगह ये फेमस है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, आपको मुस्लिम लड़का मिलेगा, उसकी मोहल्ले में शान तभी बढ़ती है जब वो किसी हिंदुस्तानी लड़की को कन्वर्ट करा ले। पहली बीवी उसकी होगी मुस्लिम, और दूसरी तीसरी चौथी जो होंगी वो हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कराएगा। जो गर्लफ्रेंड जिसके साथ हमेशा रहता है वो मुस्लिम होगी, बाकी लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। अब मैं बोल नहीं सकता इसमें, लेकिन मतलब उसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप करेगा और दुनिया भर में बताएगा कि देखो मैं ये करके आया हूं, हिंदुओं की लड़कियों को मैंने ये किया। ये वहां पे एक पावर पॉलिटिक्स बन गई है। अब ये आज जो सेकुलर लिबरल और जो बड़े एजुकेटेड टाइप लोग बनते हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड, उनसे बोलो तो वो लोग कहेंगे अरे ये क्या आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सत्य है। अभी ग्राउंड एक बार बताए, अगर कोई बोलता कि क्या बोलते हैं आज से कई यार ऐसा कार्टून बनाना, तो किसी को बुरा नहीं लगता, हाँ ये तो बनते ही, उनका कल्चर था। लेकिन आज की तारीख में अगर बोलेंगे तो 100 बार सोचेगा कि नहीं तो रियलिटी है यार, इसको करो तो लोग मार डालते हैं। अब वो बंदूक से गोली मारी उसने फरीदाबाद में उस लड़की को, निकिता को, तो अब सारी दुनिया को ये बात नजर आ रही है। लेकिन हम लोग तो पिछले इतने सालों से अपना देखते ही आ रहे हैं। हम, मेरे जिगरी दोस्त, मेरे क्लोजेस्ट ऑफ माय फ्रेंड, दे हैव बीन डूइंग दिस। तो ये एक रियलिटी है, और इसका आई एम हैप्पी कि आपने सवाल उठाया। कम से कम मैं जनरली इस विषय में इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बात जो है धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। विवेक जी, इसी रिलेशन में आप देखें तो एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो यंग जनरेशन है वो बॉलीवुड को बड़ा फॉलो करते हैं इन चीजों में,
और आपके बॉलीवुड को, जैसे हम भी बचपन से बॉलीवुड की फिल्में देख के आगे बढ़े हैं, बॉलीवुड के हवाले से कई सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या वहां पे कभी किसी एक फिल्म का कोई एक सीन है जिसमें अल्लाह को ह्यूमिलिएट किया गया हो? लेकिन भगवान को हर रोज ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो ये चीजें कैसे तब्दील होंगी? ये आप जो कह रहे हैं सही है, ये बात तो सही है। ये गलत नहीं है। एक्चुअली मैं इतने साल से बॉलीवुड में था, शुरू में नोटिस नहीं करता था, पर धीरे धीरे एक हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डीन है, उन्होंने एक रिसर्च किया, हालांकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उन्होंने रिसर्च किया और ये निकल आया। फिर मुझे एक बंदे ने एक रिसर्च करके बताया कि किस तरह से गानों में जो है सारा एक मुसलमानियत कैसे घुसाई जा रही है, उसमें काफिर शब्द और अल्लाह मौला ये सब घुसाया जा रहा है। तो आरिफ भाई देखिए, उसका मैं आपको बताऊं रीजन ये है कि पिछले करीब 30-40 साल से, बल्कि 1970 से मैं कहूंगा, सन 1970 से इसमें पहले स्मगलर लोग पैसा लगाते थे और वो स्मगलर थे हाजी मस्तान और इस तरह के सारे लोग थे, रोशन लाला और वो सब लोग। तो जिसने पैसा लगाया है उसके अगर आप अल्लाह को खुदा को तो उस डर से नहीं लगता। फिर धीरे धीरे उनके भतीजे भांजे ये लोग पैसा लगाने लगे, फिर दाऊद इब्राहिम और ये सब लोग ने काफी पैसा लगाया। ये सत्य, इसको अगर कोई डिनाई करता है तो वो आदमी या तो पागल है, बेहोश है, या बहुत ही शातिर और खतरनाक आदमी, उनसे बचना चाहिए। ये सत्य है। तो वो लोग लगाने लगे और लगाते लगाते अब ये हो गया है कि इस इंडस्ट्री में उनके लोग इतने ज्यादा फैल गए क्योंकि उनको लीगलाइज हो गए, वो लेजिटिमेट हो गए वो लोग। अब दाऊद से जुड़ा कोई चौथे पांचवें नंबर का बंदा है, उसने लगाया, अब उसके बेटे ने भी लगा लिया। वो तो एक शानदार प्रोड्यूसर है आज की तारीख में, वो शानदार प्रोड्यूसर है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में है, पर उसकी थिंकिंग वही है। तो ये जो हुआ, अच्छा फिर बहुत सारे शायर जो थे वो सारे मुस्लिम थे, तो कहने को तो वो बातें बड़ी मीठी मीठी और गोल गोल करते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को बचा के रखा, हमेशा बचा के रखा। तो अब ये बात चूंकि यंग जनरेशन आ गई है, डिजिटल एज की, मिलेनियल वाले हैं, सोशल मीडिया, तो ये बातें खुल खुल के अब धीरे धीरे सामने आ रही है। सो ये बिल्कुल सत्य है, इसको डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और आप ये देखिए कि मैं इन सब चीजों को ज्यादा मानता नहीं और मैं बिलीव भी नहीं कर, आपसे मिला, आपको कहीं लगा कि हम हिंदू मुस्लिम मिल रहे हैं? हम लोग एक दो भाइयों की तरह मिले, आज भी आपसे वैसे ही बात करते हैं, दिमाग में ख्याल भी नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इतने साल से यहाँ पे बॉलीवुड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज 20 साल से ज्यादा हो गया, और मैंने इतनी शूटिंग की है। पहले तो मैं 365 दिन करता था, तो मतलब मैं बहुत, मेरा एक्सपीरियंस है ना, बहुत तादाद में मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे रूम। मैंने इतने दिनों की शूटिंग में आज तक कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति नवरात्रि का अगर व्रत रख रहा है, फास्टिंग कर, तो शूटिंग छोड़ के फास्ट तोड़ने जा रहा है। मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि कोई शूटिंग तोड़ के कोई जो आदमी है वो मंदिर जा रहा है या पूजा करने चला गया। मैंने कभी किसी सिख को नहीं देखा कि वो कहता है साहब अच्छा मैं आज अमृतसर में शूटिंग कर रहे हैं, सामने गोल्डन टेम्पल में, जब 10 मिनट में आया वहां पे सर टेक के। मैंने आज तक किसी और आदमी को शूटिंग छोड़ के ये काम करते देखा नहीं। लेकिन बॉलीवुड की शूटिंग्स में मुस्लिम व्यक्ति जब चाहे तब नमाज पढ़ने जा सकता है, वो जुम्मा के दिन छुट्टी ले सकता है, और रोजे चल रहे हो तो वो अपना प्रॉपर आधा घंटा लेके रोजे तोड़ सकता है, उसको किसी चीज की मनाही नहीं, और वो खुलेआम करता भी है, वो करता भी है। तो ये एक बात तो है कि एक डिस्क्रिमिनेशन उस लेवल पे तो है, और उसको सबने एक्सेप्ट इसलिए किया है क्योंकि भारत में, हिंदुस्तान में अपीजमेंट काफी रहा कि यार कुछ भी हो जा रहे, मौलवी साहब है वो तो अच्छे ही आदमी होंगे, भले ही मौलवी साहब है छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट करते हुए पकड़े गए हो, जूते पड़े हो सर पे, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो वो भी रहा है, और सत्ता के बाद में भी अगर होगा तो गोली से उड़ा दिए जाएंगे, तो इसलिए भी नहीं होता है। तो ये खौफ और अपीजमेंट दोनों का मिक्सचर है। आपने कहा सोशल मीडिया है, आज की जनरेशन इन चीजों को मान रही है और उसको लर्न कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लक्ष्मी बॉम्ब बन रही है ना, लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज भी हो रही है, लेकिन किसी का गला कोई हिंदू नहीं काटेगा। क्या किसी की मजाल है जो अल्लाह बॉम्ब बना सके? आयशा बॉम्ब बना ले, वो इतना ही काफी है।
उतना भी अब कर ले तो काफी है। पर सही बात है, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कह रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई ऐसा करेगा तो पता नहीं कैसे बचेगा वो, क्या होगा उसका पता नहीं मेरे को। इसीलिए डर से, खौफ से नहीं करते हैं। तो लक्ष्मी बॉम्ब बनाना, मैं देखिए सीबीएफसी में हूं, जो भारत की सेंसर बोर्ड बोलते हैं, जिसको हालांकि सर्टिफिकेशन की बॉडी है। एक फिल्म बनाई इन लोगों ने जिसका नाम था सेक्सी दुर्गा। ठीक है, आपको जो नाम रखना है रखिए, पर फिल्म का सेक्सी दुर्गा से कोई लेना देना नहीं था। तो उसको एक फेस्टिवल में वो भेज रहे थे, तो फेस्टिवल वालों ने बोला कि भाई ये नाम हमें सूट नहीं करता, आप इसको सेंसर कराइए। तो जब सेंसर में आए तो उन लोगों ने खुद ही जो है सेक्सी, उन्हें पता था क्या होगा, सेक्सी हटा के सिर्फ दुर्गा उसका नाम रख दिया उन्होंने। पर इतने धूर्त और चालाक लोग थे कि जब उन्हें फेस्टिवल में भेजी तो सेक्सी दुर्गा के नाम से उसको पब्लिसाइज किया। तो मतलब वो प्रवोक करना चाहते थे। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। एक बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं यहाँ के, आजकल काफी लेफ्टिस्ट बने हुए हैं। उन्होंने तो ओपनली सोशल मीडिया में मुझसे कहा था कि तुम अपना रिलीजन चेंज कर लो और मुस्लिम बन जाओ। अब उनकी शादी हुई है एक अच्छी, बड़ी अच्छी महिला है उनके साथ, वो मुस्लिम है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है, वो ये करते हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई जो अटकी हुई थी, वो सेंसर बोर्ड में आई। तो मैं उसका चेयरमैन था, तो मेरे पास आई देखने के लिए। उसमें एक सीन था कि उनने भारत का झंडा, बच्चे लोग लहरा रहे हैं और बच्चे लोग गा रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा कोई गाना गा रहे थे। और जो हीरो था वो भारत का झंडा वो फहरा रहे थे और वो उसके ऊपर जो है पेशाब कर रहा था, ही वॉज पीइंग। तो मैंने भाई जब उनको बुलाया तो उनके बेटे आए मुझसे मिलने, तो मैंने कहा भाई ये सीन आपने क्यों डाला है, इसका कोई मीनिंग तो है नहीं फिल्म में, आपने तो ऐसी प्रोवोक करने के लिए डाला है। तो उन्होंने कहा हमने डाल दिया, निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आप अपने काम के साथ गुनाह कर रहे हो, अपने काम के साथ डिसऑनेस्ट हो आप, और आपका मकसद सिर्फ जो है हिंदू लोगों को प्रवोक करना है। तो ये बहुत बहुत फैला हुआ है, इसके ऊपर जांच पड़ताल होनी चाहिए कि इनको कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। कल आपने एक ट्वीट की है, मैं समझता हूँ बॉलीवुड के शायद सबसे बड़े नाम अमिताभ जी के एक प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति पे, कि उन्होंने उसमें जो किताब अम्बेडकर जी के उस पे के किताब जलाने का उसमें, तो ये आपने जो बताया, और अमिताभ जी का भी इसी कौन बनेगा करोड़पति की सीरीज में एक और भी चीज बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई थी कि आप ही आवाज से पहचाने कि कौन है लेफ्ट का इतना बड़ा लीडर, और जी उसमें टेररिस्टों के नाम थे। तो जी। मतलब ये चीजें रुक नहीं रही, और ना उस पर ये शर्मिंदा हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है, कैसे मतलब फिर इसको चेंज कैसे कौन करेगा फिर? हम और आप जैसे ही लोग करेंगे लड़के, और क्या कर सकते हैं। और ये ग्लोबल वॉर है आरिफ भाई, ये सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। देखिए क्या है, आज ही सुबह मैंने एक वीडियो बनाया, वो अगले हफ्ते आएगा। क्या है, ये एक नया रिलीजियस वॉर चालू हुआ है, और ये जो रिलीजियस वॉर, इसके तार कहीं ना कहीं चाइना से भी जुड़े हुए हैं। ये स्पॉन्सर कर रहा है एक इस्लामिक वॉर को। उसके पीछे रीजन ये है कि गल्फ से, मिडिल ईस्ट से अमेरिका अभी निकल गया है, क्योंकि उनकी ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब वो धीरे धीरे मिडिल ईस्ट को छोड़ रहा है, और चाइना उसको टेक ओवर करना चाहता है। इसलिए इस्लामिक वॉर जो है पूरा वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट के लोग छुप छुप के करते हैं इस्लामिक वॉर, और कुछ कंट्रीज हैं खुलेआम करती हैं, तो उनको अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए आप देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब ने अभी पाकिस्तान से मदद नहीं मांगी, इतने साल से पाकिस्तान से मांगते थे मदद, अब उनने चाइना से मांगी, कि उनको भी पता है कि चाइना की कठपुतली बन गया है, पपेट बन गया है पाकिस्तान। तो टर्की और मलेशिया, इनको जो है चाइना एक सपोर्ट दे रहा है अपने तरीके से। तो ये जो पूरा रिलीजियस वॉर है, इसमें एक तरफ तो देखिए इस्लामिज्म जो है उसकी लड़ाई है चर्च के साथ, चाहे वो ज्यूज हो चाहे क्रिश्चियंस हो। दूसरी तरफ उसकी लड़ाई है साइंस के साथ। तीसरी तरफ उसकी जो लड़ाई है वो है जो लिबरल फेथ वाले लोग हैं, चाहे वो सिख हो गए चाहे वो बुद्धिस्ट हो गए। बुद्धिस्टों से भी तो लड़ रहे हैं ये लोग, म्यांमार में और थाईलैंड में और जगह जगह पे, वहां पे उनको भी तो मारने में लगे हुए। नेपाल में भी यही प्रॉब्लम चल रहा है, मुस्लिम लोग जो है वहां के, जो बुद्धिस्ट और हिंदू लोग हैं उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका के जो मुस्लिम है वो श्रीलंका के बुद्धिस्ट लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो सबसे चार पीसफुल रिलीजन है उनके साथ इनकी लड़ाई चालू है, हिंदुइज्म के साथ। और हो क्या गया है, चूंकि पैसे के कारण मिडिल ईस्ट के, ये जो ग्लोबलाइजेशन है पूरा का पूरा,
ये ग्लोबलाइजेशन चलाने वाली 4-5 कंपनीज हैं, समझ लीजिए अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक, ऐसे 8-10 कंपनीज हैं, यही ग्लोबलाइज कर रही हैं। क्योंकि ये आज आप कोई भी दुनिया के आदमी को नॉलेज जो है वो गूगल के थ्रू मिलती है, वरना मिलती ही नहीं है। आज आपको अपने भाईचारा करना है तो वो आपको फेसबुक के ही थ्रू करना पड़ेगा या किसी और के। आपको कुछ खरीदना है आज की तारीख में तो अमेजॉन है। तो इन लोगों ने पूरा मार्केट को मोनोपोलाइज कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जो लोग पढ़ने गए हैं ये सारे स्टैनफोर्ड टू सिलिकॉन वैली, हार्वर्ड टू हॉलीवुड, समझ रहे हैं आप? जी और जी ये सारे लेफ्टिस्ट लोग हैं, फार लेफ्टिस्ट लोग। और इन लोगों ने जो है इस्लामिज्म के साथ एक तरह का सांठ गांठ, एक तरह का टाई अप कर लिया है। और जो कोल्ड वॉर में कंट्रीज को रशिया ने जो सपोर्ट दिया था अमेरिका के अगेंस्ट, आज वही जो एक रिलेशनशिप है वो आगे निकल के आ रही है। तो यही चाइना जो है वो कम्युनिस्ट जो है वो इस्लामिक फोर्सेस को फाइनेंशियली, ऑर्गेनाइजेशनली और आइडियोलॉजिकली सपोर्ट दे रहा है। अपनी ये बताइए, अपनी कंट्री में तो मुसलमानों को मार रहा है बुरी तरह से कंसंट्रेशन कैंप में। एक इस्लामिक कंट्री, एक मुस्लिम आदमी ने एक शब्द नहीं बोला। भारत में भी जावेद अख्तर जैसे थॉट लीडर्स ने एक शब्द नहीं बोला उसके। क्या कारण है, क्यों नहीं बोला? क्या वो इंसानियत नहीं है? तो ये जो एक नया पॉलिटिकल रिलीजियस, एक नया रिलीजियस वॉर जो बन रहा है, यही अब एक तरह का वर्ल्ड वॉर बनता जा रहा है। इस बात को आप यकीनन मान लीजिए, ये सच। एक और चीज मुझे किसी ने बताई, वो पता नहीं सही है नहीं गलत है, मैं उस पर रिसर्च भी करूंगा। आज ये कोरोना की जो समस्या है, आप मुझे बताइए इस्लामिक वर्ल्ड में कितनी है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? चाइना जिसने शुरू की वहां पे सब कुशल मंगल है, कुछ भी नहीं है। चाइना में और इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं है, बाकी सारी दुनिया परेशान है आज की तारीख में। और हिंदुस्तान में आप यूं देखिए कि जितने मुस्लिम लोग हैं वो मास्क पहनते ही नहीं है। मैं भोपाल में शूट कर रहा था, वो पहनते ही नहीं है। एक ये अजीब चीज एक इमर्ज हो रही है। आरिफ भाई, आपको भी इस पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए और समझना चाहिए क्या हो क्या रहा है इस दुनिया में। मेरा डेटा, मेरी इंफॉर्मेशन ये कहती है कि चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और जो इस्लामिक वॉर है, ये चाइना जो है यूज करके इन लोगों को वर्ल्ड के अगेंस्ट अपना डोमिनेशन के साथ कर रहा है। और ये लोग जो हैं उसको रिलीजियस वॉर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ दुनिया में चल रहा है। कमिंग बैक टू बॉलीवुड, बॉलीवुड में अगेन के इतना लोग फॉलो करते हैं, बॉलीवुड को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। तो ये जो ड्रग्स का मामला चल पड़ा है, उस पर आप कुछ बताएंगे कि बॉलीवुड में जो इतना ड्रग्स के बारे में जो जो कहा जा रहा है कि सारे यूज कर रहे हैं, तो आप एक बड़े इंडिया में आज की तारीख करते हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, इंडिया में जो आज ड्रग्स का पूरा मसला है, ये अगर फैक्ट के हिसाब से बोले तो ये पूरा नार्को टेररिज्म है जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। और हर दूसरे रोज लोग पकड़े जाते हैं कश्मीर में और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म निकलता है। और ये जो पाकिस्तान से जो आता है सारा का सारा ड्रग, इसको बेचें कैसे? तो अब जो मॉडर्न तरीका है जो ड्रग बेचने का, वो ये है कि ड्रग्स को ग्लोरीफाई करिए, उसको एक सोशल स्टेटस दीजिए, उसको एक फैशन बनाइए, उसको लाइफस्टाइल बनाइए, ताकि यंग लड़के लड़कियां जो है कहें आहा ये तो एक फैशन की चीज है। और इसको कैसे बनाया जाए? तो इसके लिए पाकिस्तान ने धीरे धीरे जो है इनडायरेक्टली, लोगों को पता नहीं चलता इतने स्मार्ट तरीके, तो बॉलीवुड का इस्तेमाल किया गया। बॉलीवुड के यंग एक्टर, हीरो हीरोइन उसको ऐसे यूज करने लगे। कोकेन, ये जो अभी पकड़े जा रहे हैं, ये नहीं, ये तो बड़े छोटे मोटे प्यादे हैं, असली तो अभी आएंगे सामने, आप देखिएगा। ये कोकेन मास्टर्स है। आज ये हालत, मैंने एक वीडियो बनाया था 10 डेडली गैंग्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें मैंने ये खुल के ये बात बताई है।
आज समस्या ये हो गई है, अगर आप ये कोकेन और ड्रग के सर्किट में नहीं है तो आपको बॉलीवुड में काम ही नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आप देखिए जितने पुराने लोग हैं, जो 50 के ऊपर के लोग हैं, वो सब घर में बैठे हुए बड़े बड़े डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, लिरिसिस्ट, उनसे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, मिलना ही नहीं चाहता है। हमारे सोनू निगम भी यहां से शिफ्ट होकर चले गए इंडिया छोड़ के, क्योंकि उन्हें काम ही देना बंद कर दिया लोगों ने। तो या तो आप एक तरह से उस लेफ्टिस्ट लॉबी के पार्ट हो, या आप ये ड्रग लॉबी के पार्ट हो, और इन दोनों में से अगर पार्ट नहीं है तो आपका जीना यहाँ बड़ा मुश्किल है। ये जो कहते हैं टैलेंट से काम मिलता है, ये सब झूठ मूठ की बात है। टैलेंट से काम मिलता होता तो आप मुझे बताइए 60-60 साल के लोग सुपरस्टार कैसे होते? 3 लोग यंग लड़के होते ना। भारत तो लव स्टोरीज बनाता है, इंडिया कौन सा हिस्टोरिकल फिल्में बनाता है? इंडिया तो 90% तो लव स्टोरी होती है। तो ये 60-60 साल के बुढ़े लोग क्या कर रहे हैं लव स्टोरी? ये गौर करने वाली बात। विवेक जी, तो इसी रिलेशन में फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस, तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक नेक्सस है बॉलीवुड में, लेफ्ट का कह लें, ड्रग्स का कह लें, और जिनका आप कह रहे हैं कि 50-60 साल के जो बड़ी बड़ी उम्र के हीरो बने हुए हैं आजकल, तो क्या हम सुनते हैं कि बॉलीवुड में बदमाशी बहुत है कि मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा, तो सुशांत सिंह के केस को आप रिलेट करते हैं इन चीजों से? देखिए, उसका सुसाइड हुआ कि मर्डर हुआ है, ये मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ। मैं ना तो शर्लॉक होम्स हूँ, ना सीबीआई हूँ, ना मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, और वो पेचीदा फॉरेंसिक का मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर सुशांत सिंह मेरा दोस्त था, उसको सबसे पहली फिल्म में मैंने ही साइन किया था, जो बाद में हम कर नहीं पाए किसी कारण से। वो बड़ा इंटेलिजेंट होशियार लड़का था, इसमें कोई शक नहीं कि उसके करियर को खत्म करने की तमाम कोशिश की गई। आप देखिए, करण जौहर साहब ने उसकी एक फिल्म प्रोड्यूस के साथ रिलीज ही नहीं करी। क्या करण जौहर साहब रिलीज नहीं कर सकते? तो मान ही नहीं सकते। एक से एक घटिया फिल्में रिलीज कर लेते हैं वो तो कुछ भी बोलते हैं, वो रिलीज हो जाता है। तो फिर ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि नहीं हो सकता। उसके कितनी फिल्में उसकी शुरू करके बंद करवा दी और लोगों ने। तो एक तरह से वो परेशान तो था, और ये सही है, मुझसे ही एक बहुत बड़े स्टार है, उन्होंने एक बार 5 स्टार होटल में बैठ के मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारे को बर्बाद कर दूंगा, इंडस्ट्री से गायब करवा दूंगा मैं। उनने मुझसे बोली थी, क्योंकि मैंने कहीं उनके बारे में कुछ हल्का सा बोला था, तो उनने मुझे बोल के धमकी दी थी। तो ये अच्छा, मेरा इसलिए नहीं बिगाड़ सकते, मैं उन पर डिपेंड नहीं करता हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने अपनी एक दुनिया बना ली, अपने तरह की फिल्में बनाता हूँ, मेरे को मेरे जूते पे मेरा क्या लेना देना। लेकिन अगर समझिए मेरा कोई लेना देना होता बाकी लोगों से, तो मैं तो बर्बाद ही हो गया होता, घर में ही बैठ गया होता। और एक तरह से उन्होंने किया भी, पूरी जान लगा दी मेरी फिल्मों को बर्बाद करने की। तो ये सही है, आप जो कह रहे हैं, आपने जो सुना, ये गलत नहीं है। अगर आप ये बड़े बड़े लोगों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, जो 3-4 बड़े जो स्टार्स हैं, जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, उनके आगे अगर घुटने टेक के आप ये नहीं बोलेंगे कि आप ही हमारे आका हैं, आप ही हमारे सब कुछ है, और आप जो बोलिए मैं आपके सामने गुलाम की तरह काम करता हूं, आइडियोलॉजिकल गुलाम, इमोशनल गुलाम, फाइनेंशियल गुलाम, तो आपका जीना मुश्किल है। आप देखिए जो हीरोइन है, जो इन फिल्मों में आती, बड़ी फिल्मों में, उनको स्टार्स कैसे ट्रीट करते हैं आउटसाइड द स्क्रीन, और कैसे उनको यूं यूं चलाते हैं, वो लड़कियां चुप रहती हैं, एक शब्द नहीं बोलती। ये सत्य है। अब आप इतना बड़ा ये चीज बता रहे हैं, जो उसके खिलाफ लड़ने के लिए है तो बड़ी हिम्मत और हौसला चाहिए। तो एक आदमी ने ये हौसला पैदा किया, अर्नब गोस्वामी ने, और वो इन सब के साथ खुल के आया है सामने लड़ने के लिए। तो उसके जी, साथ क्या हो रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही महाराष्ट्र में, और उसके पूरे स्टाफ को हैरेस किया जा रहा है, रोज उनको अदालतों में बुलाया जा रहा है, रोज इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो आप इस लड़ाई को कैसे देखते हैं, रिपब्लिक वर्सेस बॉलीवुड, रिपब्लिक वर्सेस महाराष्ट्र? देखिए, अर्नब तो बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई उनकी चल रही है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप है पूरे, उसके अगेंस्ट सारे उनके जर्नलिस्ट को बुलाया जा रहा है, उनके खिलाफ गलत केसेस किए जा रहे हैं। पर मैं अपना ही किस्सा बताऊं, मैंने ट्विटर में डिटेल में डाला भी था कि कोरोना के वक्त में मैंने इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखा, तो इनने मेरे घर पे पुलिस भेज दी। आज भी इनने मेरे सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स उनको शैडो बैन कर रखा है, इनकी साइबर पुलिस ने। और मेरे जैसे कई लोगों के साथ इनने ये किया है। मैं खुल के बोलता हूँ, बाकी लोग डर के मारे बेचारे चुप हो जाते हैं, सब बीवी, लेकिन तो समझ लीजिए सर पे कफन बांध के निकल पड़ा हूँ लड़ाई लड़ने के लिए।
ये जो गवर्नमेंट है ये बेसिकली इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, और ये ऐसी कोई भी आवाज जो इनके खिलाफ है उसको ये दबा देना चाहती है, बंद कर देना चाहती है। और आपके सामने मेरा एग्जाम्पल है, आपके सामने कंगना का एग्जाम्पल है, आपके सामने अर्नब का एग्जाम्पल है, और कितने यंग लड़के लड़कियों को पकड़ पकड़ के इन्हें जेल में डाल दिया है। उनमें से 90% के तो नाम नहीं पता। एक्चुअली मुझे तो पुलिस जो मेरे घर में आए थे मुझे धमकाने, वो बहुत बड़े ऑफिसर पुलिस के, उन्हीं ने मेरे को खुद बोला था कि हमको ऑर्डर दिए हैं गवर्नमेंट ने कि हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10 सोशल इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के अंदर डाल। ऐसा तो बनाना रिपब्लिक में होता है, पाकिस्तान में होता है। इंडिया तो फिर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। कुछ ऐसी हालात यहाँ पे हो गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, थोड़े दिन की बात है। थोड़ा सा जहर का घूंट पी लेना चाहिए, थोड़े दिन में सब हो जाएगा। हम सब लड़ाई लड़ ही रहे हैं। विवेक जी, एक आपने फिल्म बनाई ताशकंद फाइल्स, जो मैंने लास्ट ईयर आपके साथ बैठ के ही देखी थी। ये वन ऑफ द सो मेनी कंस्पायरेसीज इन इंडिया रही है। आपने बड़ा एक काम किया कि आम आदमी को एक ऐसे इश्यू से एजुकेट किया है जिससे कोई वाकिफ नहीं था। मुझ समेत हम भी नहीं जानते थे कि शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, और आपने उसको बड़ी खूबसूरती से एजुकेट किया है आम मासिस को। आप समझते हैं कि कभी ये इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये ताशकंद फाइल्स के हवाले से जो है वो कभी चीजें सामने आएंगी? होगा, पक्का होगा, एक ना एक दिन होगा। देखिए, होता क्या है कि चीजें पहले दब जाती हैं 30-40 साल, फिर जब नई गवर्नमेंट आती हैं तो समस्या ये होती है, इतनी ज्यादा उनकी प्रायोरिटीज होती हैं, उन चीजों को एक 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 करके खत्म किया जाता है। पर मैं आपको एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि 2 अक्टूबर को जिस दिन गांधी जी थे, तो लाल बहादुर शास्त्री के ट्वीट पे तो मुश्किल से 8-10 लोग रीट्वीट करते थे, और गांधी जी के हजारों करते थे। इस बार उल्टा हो गया। इस साल जब उन्होंने किया तो लाल बहादुर शास्त्री का ट्वीट जो है वो हजारों लाखों में गया, जबकि गांधी जी का बिल्कुल चला नहीं। इसका मतलब जनता में एक चेतना आई है, एक जागरूकता आई है, एक अवेयरनेस आई है, और हम लड़ी रहे हैं। धीरे धीरे होगा, ये पक्का होगा। भले ही 5 साल लगे, 10 साल लगे, पर एक ना एक दिन वो सारी फाइल्स पब्लिक की जाएगी। विवेक जी, आप कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं, और उसमें भी हम उम्मीद यही करते हैं कि आप कुछ ऐसी चीजों को सामने लाएंगे जो आम आदमी की नजरों से ओझल हैं, या अदर साइड ऑफ प्रोपेगेंडा जो है वो हावी है इन चीजों पे। तो आप ये बताएं कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद कश्मीर में क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक तो पॉजिटिव तो देखिए है ही, अपने आप में काफी पॉजिटिव है। बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो जो मदरसा बनती जा रही थी अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई, तो वो सब खत्म हो गया है। डोमिसाइल फिर से शुरू हो गया है, लोग लैंड ले सकते हैं वहां पे। ऐसे बहुत सारे पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव तो चेंजेस आ रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स 1-2 दिन में नहीं दिखते, 10-1 साल में दिखेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कि कश्मीर के बच्चे बच्चे से आप बात, मैं तो जाता रहता हूँ, फिर जा रहा हूँ मैं शूटिंग करने। आज ही मुझे कश्मीर से किसी ने एप्पल्स भेजे हैं, तो वहां के बच्चे बच्चे से बात कर लीजिए, आज वो एक ही बात बोलेगा कि कश्मीर को तबाह किया है अब्दुल्ला और मुफ्ती ने। इतना अगर उनको समझ में आ गई है ये बात, इसीलिए शायद वो लोग चाइना से मांग रहे हैं हेल्प। अगर ये बात उनको समझ में आ गई, और दूसरा जो बच्चे हैं उनका सबका ये कहना है बहुत हो गया, अब हम लोगों को पैसे कमाने हैं, जिंदगी जीनी है, अब इस जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, एंड दैट गिव्स मी होप। आपकी जो फिल्म है कश्मीर के हवाले से, वो क्या कश्मीरी पंडित के ऊपर है या पूरे कश्मीर का कोई वो है? ये जो फिल्म है, देखिए 89, 88, 89, 90 में जो हालात डेवलप हुए थे, और उसके बाद जो जेनोसाइड हुआ, ये उसके बारे में। वो जेनोसाइड क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके क्या रेप्रिकॉशंस हुए, ये ऐसे फैक्ट्स लेके आएगी आपके सामने जो इसके पहले दुनिया में कभी किसी ने ना तो दिखाए हैं, और शायद इसके बाद दिखाने की हिम्मत भी ना करे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, सेंसिटिव हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दस्तावेज बन जाएगी। विवेक जी, 2 सवाल बस रह गए हैं। एक तो ये है कि आपने जो किताब लिखी है अर्बन नेक्सल्स,
अब आप क्या समझते हैं कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, चाहे वो बड़ी उम्र के जावेद अख्तर जैसे लोग हैं, क्या उनको भी आप अर्बन नक्सल समझते हैं? देखिए, मैंने किताब जिसने पढ़ी है वो जानता है, अर्बन नक्सल वो है जो कि कम्युनिस्ट और इस्लामिक टेरर फंडिंग से भारत में अनार्की क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये अर्बन नक्सल सिर्फ इंडिया से लिमिटेड नहीं है। आज अमेरिका में देखिए, ब्लैक लाइव्स मैटर जो चालू हुआ, अच्छा मुद्दा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह के प्रोटेस्ट खूब होने चाहिए, चाहे ब्लैक्स के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे अहमदिया लोगों के लिए हो, चाहे जिसके लिए हो दुनिया में। लेकिन जब वो एनार्की क्रिएट करने के लिए उसमें अलग अलग एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस और सो कॉल्ड ह्यूमन राइट कमिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें, और एनार्की क्रिएट करने लगती हैं और तोड़फोड़ करने लगती हैं और वायलेंस का सहारा लेने लगती हैं, उन लोगों को जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं वो अर्बन नक्सल्स, राइट। अर्बन नक्सल वो नहीं है जो मोदी का विरोधी है, और अर्बन नक्सल वो नहीं है जो सिर्फ इंडिया में है। मैंने तो किताब में लिखा अर्बन नक्सल पूरे दुनिया में। अब आपके इंग्लैंड में भी हैं जो एनार्की क्रिएट करना चाहते हैं जो लोग। अब फ्रांस में देखिए, आप ये देखिए कि फ्रांस में आज ही एक बहुत लंबा आर्टिकल मैं सुबह पढ़ रहा था कि फ्रांस में कई ऐसे लोग हैं, फ्रेंच लोग, जो अभी भी उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनने वो टीचर का गला काट दिया, उनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, वो फ्रांस के अर्बन नक्सल्स हैं। तो वो लोग हैं। अब जैसे आपने जावेद अख्तर साहब का नाम, मुझे नहीं पता वो क्या है, जावेद अख्तर साहब बड़े पोशायराना अंदाज में घुमा फिरा के निकल जाते हैं, लेकिन ओपनली इन लोगों को क्रिटिसाइज भी नहीं करते, और वो कन्हैया को जाके उनकी कैंपेन भी करते हैं। ये बड़ी एक विडंबना, बड़ी विचित्र सी बात है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि एक तरफ अपने आप को रैशनलिस्ट बोलते हैं, एथीस्ट बोलते हैं, और जो लोग मार्क्स में बिलीव करते हैं और उसको अपना खुदा और अपना अल्लाह और अपना भगवान मानते हैं, ऐसे लोगों को, और मार्क्स के नाम पे जो लोग कत्लेआम करते हैं उन लोगों को जाके सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में जो हुआ राइट्स में, उसके खिलाफ कभी बोलते नहीं, और जब उनके जिसने मारा है उस बंदे को पकड़ते हैं तो उसको इनडायरेक्टली शायराना अंदाज में सपोर्ट दिखा देते हैं। ये जो गोल गोल जो बातें हैं ना, ये मेरे को बड़ा कंफ्यूज करती है। ये लोग किस साइड है, अर्बन नक्सल की साइड है कि नहीं है, ये है। आखिरी सवाल है विवेक जी कि भारत में इस सरकार, बीजेपी की सरकार के आने के बाद कई रिवॉल्यूशनरी चीजें हुई, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कश्मीर का एब्रोगेशन आर्टिकल हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, अयोध्या का जो मामला हुआ, मजीद काफी चीजें होनी है ना। एनआरसी जरूरी है कि यहाँ पे मैं लंदन में रहता हूँ, मेरे पास आईडी कार्ड है नहीं है, मेरा नाम पुलिस वाला पूछेगा, कंप्यूटर में डालेगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ का एक सिटीजन हूँ। तो ये सरकार का काम है कि उसके पास अपने तमाम नागरिकों का, अपने सिटीजन्स का डेटा होना चाहिए। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि जिसमें सबके बराबर कानून होने चाहिए। ये क्या है कि मुसलमानों का अलग कानून है, हिंदुओं का अलग कानून है, इनका अलग कानून है। तो क्या आप इन तमाम चीजों को सपोर्ट करते हैं? देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है ये कोरोना नहीं होता तो शायद अभी तक इन जो आपने 3-4 चीजें बोली उनमें से एक आध चीज हो भी गई होती। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के एजेंडा में नेक्स्ट है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी जब हो जाएंगे तो भारत के बहुत सारे मसले ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये जो गुंडागर्दी पनप रही है, कौन कहाँ से आया, क्या आया, कहाँ से फंडिंग आ रही है, वो सारे सोर्सेज उनके बंद हो जाएंगे। और दूसरा, रिलीजन के नाम पे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब बंद हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे, सब इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। अब तुम चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, सबके लिए लॉ एक हो जाएगा। जब लॉ अलग अलग है तो कुछ लोग जो हैं वो तो एक अनाथ बच्चे जैसे रह रहे हैं, और कुछ हैं वो सरकार के दामाद बने हुए। तो ये एक जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। जो सड़कों पे बैठ बैठ के लोग ट्रैफिक रोक देते हैं और नमाज पढ़ते हैं, बंद हो जाएगा वो सब। विवेक जी, आपकी नेक्स्ट कौन सी फिल्म हम देखेंगे? मेरी अगली फिल्म आप देखेंगे द कश्मीर फाइल्स। तो आप भोपाल में जो शूटिंग कर रहे हैं वो क्या है फिर? हाँ, वो मैंने अभी बीच में खत्म कर दी वो फिल्म। उसका नाम है द लास्ट शो। बड़ी प्यारी सी एक
जिंदगी से जुड़ी हुई बड़ी अच्छी एक्टिंग के एक्टर्स की कहानी है, वो अभी हमने बनाई है, वो खत्म होगी, वो आएगी। अब कौन सी पहले आती है मुझे पता नहीं, तो वो फिल्म शायद पहले आ जाएगी और उसके बाद द कश्मीर फाइल्स आएगी। Thank you very much, Vivek ji. It was such a learning process for me and for people. Thank you for giving us time. Thank you, sir. मुझे माफ करिएगा, थोड़ा टाइम लग गया, मैं आपको ना कभी नहीं बोलता, पर मैं थोड़ा शूटिंग और 50 चीजों में बिजी था, अब जाके थोड़ा सा टाइम निकला। Not at all, sir. Not at all. Thank you, sir. थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू, Okay, sir. Bye. थैंक यू।